जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप सभी को आपकी अपनी YouTube चैनल नयन सर जीके वाला 2.0 में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, पहले से ही NCERT की सीरीज चल रही है क्लास 6 to 12, जिसमें ये क्लास 6 की चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सजीव की विशेषताएं एवं आवास। मतलब सजीव की जो विशेषता होगी है ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे विनम्र निवेदन दोस्तों, इस YouTube चैनल के लिंक को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, समझे ना। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए, तो और एक खुशखबरी वाली बात यह है कि आपके इस YouTube चैनल पर बहुत जल्द बिहार पुलिस और बिहार SI का है ना फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे GK GS मैथ रीडिंग की सारे क्लास लेकर के है ना आ रहा हूँ। आप सभी के लिए बने रहिएगा और इस खुश खबर को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? सजीव की विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सजीव की कौन कौन सी विशेषता होती है और उनका आवास क्या होता है ना, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि सजीव किसे कहते हैं, है ना। तो सह पहले समझते हैं। सह प्लस का जीव। सह का मतलब होता है, ठीक है, साथ, और जीव का मतलब होता है जीवन। जीव का मतलब क्या होता है? जीवन। मतलब कि जिसके साथ जीवन है ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ है ना, आप भी पढ़े तो आप भी समझ रहे हैं, आप भी जीवित है तो आप भी सजीव है, मैं जीवित हूँ, ये सजीव है ना। ये बोर्ड जीवित नहीं है ना, तो ये इलेक्ट्रिक से चलता है, समझ में है ना। तो इसका मतलब ये हो गया जीव नहीं है। तो जिसके अंदर में जीव पाया जाता है वो क्या कहलाता है? सजीव होता है, ठीक। और इसका विशेषता है, इसके सभी सजीव का क्या क्या गुण होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। और वो रहते कहाँ पे हैं? आवास का मतलब होता है रहने वाला जगह। तो उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज जानेंगे थोड़ा सा। कहाँ पे मच्छर बढ़ गया? तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे, थोड़ा समझना इस चीज को। जीव है ना, अनेक प्रकार के बहुत सारे है ना वस्तुएं होते हैं, है ना, जिसमें जीव सजीव होते हैं और क्या होते हैं बोलो तो निर्जीव होते हैं। तो जिसके अंदर में जीव होता है वो क्या है? सजीव कहलाता है। और जिसके अंदर में जीव नहीं होता है वो क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सजीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सजीव के अंदर में सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधा, बहुत सारे जीव आते हैं, है ना। कुछ यहाँ पर देखो सजीवों के खोज। तो सजीवों की खोज, जैसे यहाँ पर भेड़ दिखाई दे रहा है आपको, बैल दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है, ये देखो ये चुन्नू मुन्नू है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो जो भी चीज के अंदर जीवित है तो वो क्या जीव है, समाया हुआ है, समाहित है, वो क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। सजीव एवं उनका परिवेश तो समझते हैं पहले, है ना। सजीव और उनका परिवेश क्या चीज होता है, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे। देखो, मरुस्थल में ऊंट होता है। क्या होता है मरुस्थल में? ऊंट। और ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। इस बात को आप समझिएगा, इसको समझ में ना। पर्वत पर बकरी, पर्वत बकरी एवं याक होते हैं। याक का मतलब बहुत बड़ा, मतलब याक एक प्रकार भेड़ होता है, ठीक है। पूरी समुद्र के तट पर है ना केकड़े एवं अनेक प्रकार के मछलियां भी होता है, ठीक है। समुद्र के तट पर, पूरी उड़ीसा में पड़ता है, तो वहाँ पर केकड़े होते हैं, कछुए होते हैं, पकड़े जाते हैं। ये सब क्या बताओ, तो ये सब जीव है। चींटियाँ, ऐसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी है ना उपस्थित होते हैं, इन्हें क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। हाँ, लेकिन ये होता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है ना। ये उनकी विशेषता होती है, क्योंकि जिस परिवेश, जहाँ पर जिसका माहौल, जिस परिवेश का वातावरण जैसा होता है, उसी वातावरण के अनुसार से वहाँ पर जीव पाया जाता है, समझा ना। कुछ अन्य पौधे भी उसी प्रकार से होते हैं। पौधे भी बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग वैरायटियों के पाए जाते हैं। तो उनके बारे में हम लोग क्या करना है? जानना है। तो ये सब क्या है? ये सजीव है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, कुछ पौधे के हम लोग नाम भी जानते हैं, कुछ जीवित प्राणी के नाम भी जानते हैं हम लोग, है ना। कौन कौन सा जीव इसमें पाया जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्रॉलिंग करने का बाद ये होगा दोस्तों कि उन सभी बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि मतलब कि किस चीज का है ना, मतलब एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। तो अब जो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्या है, आवास एवं अनुकूलन, तो इसके बारे में समझेंगे। पहले आवास क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है। तो आवास का मतलब होता है रहने का जगह है, रहने का क्या हो गया? स्थान हो गया।
अब समझना थोड़ा इस चीज़ को। और अनुकूलन का मतलब होता है, देखो जैसे बहुत सारा जीव होता है, समझ में आया ना, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर सूक्ष्म जीव हो या फिर बहुत सारे जीवित प्राणी हो, ठीक है, या जंतु कुछ भी हो। तो अब अनुकूलन का मतलब ये हो गया है, जैसे आप देखो ऊँट है ना, तो ऊँट के लिए क्या जगह है, ऊँट के लिए जगह क्या होना चाहिए, रेगिस्तान। क्या जगह होना चाहिए, रेगिस्तान का जगह होना चाहिए ऊँट में। यदि अब इस ऊँट को यदि आप ईंट सोलिंग वाले रास्ता में या पक्की सड़कों में दौड़ाएंगे तो मर जाएंगे बेचारे, दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे। तो इसके लिए क्या, इसके लिए अनुकूलन क्या हो गया, रेगिस्तान हो गया। तो ऊँट के लिए रहने का अनुकूलन हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए उसी प्रकार से मछली, तो मछली का अनुकूलन क्या हो गया, समुद्र या नदी हो गया ना, तो नदी हो गया या पानी हो जाएगा। आप इस सूखा में रखेंगे तो वो मर जाएंगे। तो अनुकूलन मतलब, आशा करता हूँ अनुकूलन आपको समझ में आ गया होगा। तो अनुकूलन का मतलब होता है रहने का, है ना, बिल्कुल अस्थायी रूप से रहने का जगह, वैसा जगह जो वातावरण के अनुसार से, उसके बॉडी टेम्परेचर के अनुसार से, है ना, उसके रहन सहन की दृष्टि से उसके लिए सुरक्षित महसूस हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। समझ में है ना। तो ये अनुकूलन आपको समझ में आ गया। मन आवास और अनुकूलन क्या होता है उनके बारे में हम लोग समझ गए, है ना। तो आपको इस चीज समझ में आ गया होगा। तो आप देखना पहले, तो समुद्र में, है ना, समुद्र में जंतु तथा पादप लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। समझ में है ना। अब बहुत सारा समुद्री, है ना, घोंगे हो जाते हैं, समुद्री जंगल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो, समुद्र बहुत सारे बड़े बड़े मछली होते, शार्क वगैरह होते हैं, तो उनमें रहते हैं। क्योंकि पानी में क्या होता है ना, जल के साथ क्या होता है, घुलित ऑक्सीजन होता है H2O, तो वो उसके अंदर इस प्रकार से होते हैं कि वो घुलित ऑक्सीजन को भी, है ना, अपने श्वास के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। या फिर कुछ बड़े बड़े जंतु ऐसे हो जो समुद्र में रहते हैं, कुछ क्षण के लिए बाहर आते हैं, पूरा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेकर के फिर पानी के अंदर में डूब करके, है ना, रहते हैं। तो ये उनके लिए क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। तो जो जिस अवस्थान में रहेगा उसके लिए वो क्या, अनुकूलन कहलाता है। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है, समझा ना। तो मरुस्थल के दिन बहुत गर्म एवं रात में बहुत ठंडा होता है। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास के वायु का उपयोग करते हैं। समझ में है ना। तो ये है। अब मरुस्थल में जितने भी सारे पौधे उगेंगे तो वो कंटीले होंगे। क्या होंगे, कंटीले। जैसे क्या बोलते, जिलेबी का पेड़ हो गया, समझ में है ना, उसके बाद बबूल का हो गया, आप नागफल देखे होंगे, कैक्टस हो गया। तो ये सब क्या होता है, समुद्र में पाए जाने वाले, है ना, पादप होते हैं, विशेष रूप से जो कंटीले होते हैं। समुद्र में पाए जाने जितने भी पादप होंगे सारे पादप कंटीले होंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो इनके बारे में जानना, है ना, बहुत जरूरी था। जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ऊँट दिखाई दे रहा है। ये ऊँट जो होता है, ये ऊँट रेगिस्तान के लिए बिल्कुल परिवेश, इनके लिए अनुकूलन है। ये रेगिस्तान में ही उग सकते हैं, है ना, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए सुरक्षित जगह है। समुद्र तथा मरुस्थल में विभिन्न प्रकार के परिवेश होते हैं। हम इन क्षेत्रों में बिल्कुल विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतुओं को देखते हैं। समझ में ना, क्योंकि उनका बॉडी के अनुसार रहने का जो जगह होता है वो वहीं पर, है ना, रहते हैं ठीक ठाक से। अब देखो थोड़ा ऊँट के बारे में समझते हैं, ठीक है। ऊँट का पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। समझ में है ना। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत ही कम होती है तथा, है ना, मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत ही कम होता है। इसलिए जल के बिना भी वे कई दिनों तक, है ना, रह सकते हैं। समझ में है ना। ऊँट जो होता है जल के बिना भी वो कई दिनों तक जीवित रह सकता है। एक बार पानी पी लेगा, शायद 15-20 दिन, महीना दिन में नहीं उसको पीने को देंगे ना, फिर भी वो क्या कर लेंगे, जीवित रह जाएंगे। क्योंकि उनके बॉडी का बनावट ही कुदरती रूप से इस प्रकार से है, समझ में आया ना, कि वो मतलब कि गर्मी को भी बर्दाश्त करने का क्षमता उसके अंदर बढ़ता है, ठीक। उसका पैर इतना गद्देदार होता है कि वो बालों में जब चलता है ना उसको गुदगुदी लगता है, ठीक है। तो गुदगुदी लगने के दौरान क्या होता है, उनको चलने में बहुत ही आसानी होती है। जब आसानी होती है तो जिसके कारण उसे रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। किसको, ऊँट को। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो विभिन्न प्रकार के मछलियां हैं, तो इनके लिए जो अनुकूलन जो होगा आवास रहने के लिए, है ना, तो इनका जो अनुकूलन होगा, ठीक है, तो इनका अनुकूलन क्या हो जाएगा, पानी हो गया, पानी के अंदर जीवित रह रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको ना, समझ में आया ना। तो ये इनके लिए सुरक्षित। इसे यदि आप सूखा में, है ना, शुष्क में उठा करके यदि आप रखेंगे तो तरफ के मर जाए। क्यों, क्योंकि ये इनके बॉडी के अनुसार से सूखा जो प्रदेश इनके लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जीवित भी नहीं रह पाएंगे। समझ में आया ना।
चलिए, तो कुछ बहुत सारा मैं दिखाएगा आपको, है ना, इसकी आकृति समानताएं समझ में आ रहा होगा, है ना, इनके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है। चलिए, मछली शारीरिक, है ना, मछली संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने के लिए सहायक होती है। समझ में ना, मतलब ये हो गया मछली का जो बॉडी का जो बनावट जो होता है ना, मछली का जो बॉडी का जो बनावट होता है तो वो जल में रहने के लिए सहायक होती है तथा ऊँट का जो बॉडी का जो बनावट होता है वो मरुस्थल में रहने के लिए बहुत ही सहायक करती है। समझ में है ना, जिसकी वजह से अपना अपना क्षेत्रों में वो क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह सुरक्षित रूप से रह पाते। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी का जो बनावट होता है उनके लिए वो क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र क्या होता है, अनुकूलन, है ना, फिट बैठता है। चलिए, अब थोड़ा समझते हैं, ये तो रहने के लिए अनुकूलन हो गया ना, समझ में आया ना कि कैसे रहा जाता है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, अनुकूलन तो बता दिया आपको, समझ में आना चाहिए, ठीक, तो अनुकूलन कहलाता है। तो ये देखिए, है ना, ऐसे कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने समान परिवेश में रहने योग्य बनाती, जिससे वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे और जंतुओं को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे हम लोग जिस बिहार के क्षेत्र में से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारा शरीर क्या होता है, ठंडी भी अत्याधिक बर्दाश्त हम लोग कर लेते हैं, गर्मी भी अत्याधिक बर्दाश्त कर लेते हैं। समझ में ना, जो बसंत का मौसम जो चल रहा है ये भी हम लोग अत्याधिक अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं। अब जो बरसात का जो मौसम आता है ना, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो हम लोग 4 सीजन को अपने बॉडी के अनुकूलन के लिए बनाए हुए रखे हैं। समझ में ना, यदि आप कोई रशियन, कोई रूस का कोई लोग आ जाएगा, है ना, ये अभी जून जुलाई के महीना में, उसे आप मकई के खेत में अगर कुदाल लेके मिट्टी खोदने के देंगे तो बेचारा ऐसे हाइबत से मर जाएगा, गर्मी का टेम्परेचर से मर जाएगा, क्योंकि वहाँ का अनुकूलन बिल्कुल ठंडा होता है। समझ में आया ना, इसलिए वो ठंडा, उसका जो बॉडी बना हुआ रूस के लोगों का, तो वो क्या होता है कि उस ठंडी प्रदेश को बर्दाश्त करने के लिए वो अनुकूलित है, उसे इस गर्मी के प्रदेश के लिए नहीं, तो मर जाएगा, ऐसे मर जाएगा। समझ में आया ना। चलिए, तो इसको बोलते हैं अनुकूलन। आशा करता हूँ ये अनुकूलन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब किसी सजीव का वह स्थान जिससे वह, है ना, रहता है उसको हम आवास कहते हैं। समझ में, इंदिरा आवास, जैसा हम लोग रहते हैं, हमारा का मतलब आवास एक प्रकार का समझ लिया, रहने का घर। समझ में ना, रहने के घर को क्या कहते, बोलते आवास। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। समझ में ना, आवास का अर्थ होता है वास स्थान, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतुओं एक ही आवास में संयुक्त रूप से रहते हैं। समझ में है ना, वो जमीन का एक कोई ना कोई हिस्सा होगा, टुकड़ा होगा, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, रह पाते हैं। अब एक जमीन स्थल पर रहने के लिए, है ना, पाए जाने पौधे एवं जंतुओं का आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय प्रदेशों क्षेत्र में स्थलीय आवास का कुछ उदाहरण है, जैसे जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पौधे जंतु जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। मतलब ये हो गया, जो सूखे प्रदेशों में रहते हैं शुष्क आवास हो गया, और जो जल वाले क्षेत्र में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। समझ में है ना। चलिए, विश्व के, थोड़ा समझना चीज को, विश्व के विभिन्न भाग में पाए जाने वाले, समझ में है ना, घास के मैदान, मरुस्थलों, तटीय प्रदेशों में बहुत सारे, है ना, विषमताएं हैं। ठीक है, यह सभी स्थलीय आवासों के लिए, है ना, सत्य होता है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे, जंतुओं, जैव घटक कहलाते हैं, जिसमें कि जीव होता है ना, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तु आवास के लिए, है ना, वो जैव घटक कहलाते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, वायु ही जीवन है। क्योंकि जब हम लोग पानी पीने के लिए, हमारे शरीर में एक, आपको पहले से पता है, 1% पानी का घट जाए तो हमें प्यास की अनुभूति होती है, और 10% पानी अगर निकल जाए बॉडी से, उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो कहने का मतलब है, तो जल और वायु जो होता है अजैव घटक है। कौन सा घटक है बाबू? अजैव घटक। कहने के बाद उसमें जीव नहीं है, फिर भी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ में आया ना। और जो जीव जंतु, जो आपको यही पता है कि जीव और जंतु, जो जिसमें कि जीव रहता है वो जीव कहलाता है, जो चलने फिर रहता है वो जंतु कहलाता है। ठीक है, जीव जंतु दोनों कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखो, बहुत सारे आवास होते हैं, जलीय आवास और मरुस्थल। तो मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल, मरु
मतलब मरा हुआ स्थल का मतलब होता है भूमि यानी जगह। तो मरा हुआ जगह अर्थात वैसा जमीन या भूमि का टुकड़ा जिसमें कि जीव जंतुओं बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है ना? समझ में ना? मरुस्थल में लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मरुस्थल क्षेत्र में। तो मरुस्थल के अजैव घटकों में ऊंट, है ना, ऊंट के लिए अनुकूलन के विषय में हम पहले भी आपको चर्चा कर चुके हैं, उनके बारे में आपको पता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? मरुस्थलीय जंतु कहते हैं। ठीक है, क्या है उसको? मरुस्थलीय जंतु कहते हैं, जो कि मरुभूमि के लिए अनुकूल है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये एक भूमि का है ना, भूमि का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा है, जिसमें क्या होता है ना, हल्का फुल्का पानी उनी जो होता है कि जम करके रह पाता है। बिल में मरुस्थल जंतु, ठीक है। अब कुछ जंतु ऐसा होता है ना, इसके अंदर में, अब मरुस्थल दिन में तो बहुत गर्मी पड़ता है, वो क्या करें, ना मान के जैसा बना करके आपने इसके अंदर में किसी तरह से रह पाते हैं दिन में, गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए। समझ में आया ना? चलिए, तो बिल में मरुस्थल जंतु, तो मरुस्थलीय मरुस्थल बनाने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वो भूमि के अंदर में, बिलों में, है ना, छिपे हुए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दिया है। ठीक है, समझ में ना? ये चूहा हो गया और ये सांप हो गया। समझ में है ना? आपको यही पता है कि मरुस्थलीय जंतु क्या होता है ना, ये कैक्टस हो गया, ये नागफनी हो गया। समझ में है ना? तो ये सब जो होता है, ये कंटीले होते हैं। क्या होता है? ये कांटे वाले होते हैं। क्या होता है बाबू लोग? ये कांटे वाले होते हैं, कांटेदार। तो ये सब क्या होता है कि अगर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी अगर वर्षा का नहीं पड़ेगा तो ये जीवित रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है ना, ये वाला जो गुद्देदार मंसाल वाला भाग होता है, जिसमें क्या कभी गलती से अगर वर्षा यहाँ पर पड़ जाए तो इतना स्पीड से ये पानी सोखता है, सारे पानी को अपने जड़ जाइलम के द्वारा, क्या जितने सारे ये ना, ये पत्ते तना होता है इसका ना, इसके अंदर वो क्या समा लेता है। समझ में आया ना? समा लेता है। जब इनको पानी की जरूरत पड़े तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके क्या अपने बॉडी को पानी के लिए, है ना, मेंटेनेंस करता है। तो मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे होता है। ठीक है, कोई पूछेगा ये बात कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे किस प्रकार के होते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या होते हैं? कंटीले होते हैं। समझ में आया ना? जैसे मैं ना गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों में वाला एक पौधा कक्षा में लाइए और इनके बारे में अपने विद्यार्थियों को बताइए कि ये क्या चीज़ है। समझ में आया ना? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा, है ना, समझना इस चीज़ को। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? देखो, मरुस्थलीय पौधों, है ना, पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, बहुत कम मात्रा में। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटे, मतलब स्थूल जैसी, है ना, का रूप ले लेती है। समझ में आया? इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास बहुत ही कम मात्रा में होता है। नागफली में पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। समझ में है ना? इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने से होता है। आपको यही पता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, पत्तियों से भी होता है। समझ में आया ना? आपको पहले से पता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना बाबू, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये इसका तना है, पत्तियां नहीं है, पत्तियां इसका कांटा होता है। ठीक है, नागफनी के पत्तियां जो होता है उनका कांटा होता है। समझ में आया ना? चलिए, समझ रहे होंगे आप। नागफनी पत्ती संरचना होती है ना, आप देख रहे होंगे। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो बहुत ही, है ना, तना द्वारा होता है। किसमें? मरुस्थलीय पौधे में। मोटे, समझ इस चीज को, मोटी, है ना, मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जड़ संरक्षण में सहायक मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें, समझा ना, जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत ही गहराई तक चली जाती है, बहुत वहाँ तक चली जाती है जहाँ तक कि पानी में नमी है। समझ में आया ना? तो ये था कुछ मरुस्थलीय पौधे। तो मरुस्थलीय पौधे में जो कांटा होता है ना, वो उसका तना होता है। समझ में आया ना? ठीक, और ये दिखाई दे रहा ना, कांटा इसका पत्ता होता है और ये तना है इसका। अब कुछ क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र कि पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह का पेड़ पौधे, है ना, वनस्पति जीवन तो पाया जाता है, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ही ठंडे होते हैं। कौन सा? पर्वत जो होता है बहुत ही ठंडे होते हैं, और इनमें क्या होता है, तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। हिमपात का मतलब बर्फ भी नीचे गिरता है। समझ में है ना? पर्वतीय क्षेत्र में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है ना, अनेक प्रजातियां पाई जाती है। पेड़ सबसे अधिक, है ना, वन में ही पाई जाती प्रजातियां। तो ये देखो आपको पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष किस प्रकार दिखाई दे रहा है, झाड़ी टाइप का दिखाई दे रहा है। समझ में आया ना? चलिए, अब देखिए, ये देखिए, ये चीता है, खतरनाक। समझ में आया ना? ये सब जंगल में रहने वाले हैं। ठीक,
पहाड़ी तेंदुआ, याक तथा पहाड़ी बकरी पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूल होते हैं, क्योंकि ये इन्हीं क्षेत्रों में रहने के लिए आदि होता है, इसलिए पर्वत क्षेत्र के लिए क्या बोलो तो ये अनुकूल है। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो आप क्या करेंगे, आवास इसका जो वृक्ष होगा ना ज्यादा शंकु का आकार का होता है, ठीक है। इसकी शाखाएं तिरछी होती है, इनमें कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर है ना खिसक जाता है। पर्वत पर वृक्षों से अधिक भिन्न आकृतियां का है ना आकृति वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन भी हो सकता है। पर्वत क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी कई परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। समझ में ना। उनका त्वचा बहुत मोटी होता है, बहुत मोटा परत का त्वचा होता है उनका। समझ में ना। शरीर के बाल लंबे लंबे हो ढका हो जाता है। पहाड़ी तेंदुआ का शरीर पर बर्फ है ना पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय पैरों को ठंड से बचाता है। ये गद्दा है ना आपको, बिल्कुल गद्दा गद्दा होता है, ताकि इसमें बर्फ में भी अगर पैर पड़ जाए तो उनको ठंडा का अनुभव ना हो। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर होते हैं ना, धड़ से है ना ढालदार होता है, ताकि उसको क्या बोले कि पर्वतों में दौड़ने में आसानी हुई बर्फों में। जैसे जैसे हम पर्वत क्षेत्र से ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का रूप स्वरूप बदलता जाता है और हम विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों का अनुकूलन में विविधताएं दिखाई देती। विविधताएं का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप पहाड़ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उनका पहाड़ों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु जो होते रहने वाले आवास जो होते हैं उनमें बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। समझ में आया ना। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सजीव और उनका है ना स्थान, कौन कौन सा स्थान होता है। अब देखो, घास स्थल ये भी जंगल होता है। शेर है ना घास स्थल है। शेर वन अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे है ना जंतुओं को शिकार कर उन्हें मार कर खा जाता है। यह मटमैले है ना हल्के भूरे रंग का होता है। या है ना शेर एवं हिरन का चित्र जो होता है आपको नीचे में दिया गया। दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार से स्थित है उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे है ना देखेंगे यहाँ पर। देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका शेर है और ये आपका क्या बोलो तो ये आपका हिरन है। तो ये इनको मार करके खा लेता है। समझ में आया ना। कर सकते। हिरन की तेज गति उसके शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट रचनाएं होती है जिन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। समझ में आया ना। क्योंकि आप सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे हिरन है, समझ में आया ना, और यहाँ पर ये शेर है, ये बब्बर शेर है। समझ में आया ना। तो अब इनको अब एक ही जगह पर ये लोग रहते हैं, एक ही वन में ये लोग रहते हैं। तो बात ये होता है ये इतना तेज भागते, ये इनका पीछा करते हैं। समझ में आया ना। और ये इतना तेज भागते हैं जिसके वजह से क्या रह पाता, फिर भी कितना भागेगा है ना। भागते भागते आदमी इतना थक जाता है कि जैसे ही थक जाता है ना ये इसको मार करके क्या करते बोले तो खा जाता है। समझ में आया ना। क्योंकि इनका मुख्य भोजन ये हिरन ही है। शेर का मुख्य भोजन जंगली जानवर को खाकर है ना वो करता है। अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे समुद्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। अलग अलग आवास स्थल जान लिए हम लोग, पर्वत जान लिए, घास का मैदान जान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे समुद्र को जानेंगे। समुद्र में रहने वाले मछली है ना के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से वो क्या करते हैं वहां पर उस क्षेत्र में रह पाते हैं। समझ में आया ना। चलिए, दूसरे बहुत सारे समुद्री जंतुओं का शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय का मतलब ये हो गया, समझ में ना। तो ये मछली है, समझ ये मछली है। तो इनका मुंह इस प्रकार दिखाई दे रहा है आपको ना। तो समुद्र में इस प्रकार से पानी अगर मान लीजिए तैर रहा है तो इनका मुंह इस प्रकार सूत्र ऐसा होता है कि इसका पानी जो ऐसे पड़ने के बाद इस पर चले जाता है, इस प्रकार चले जाता है, जिसमें क्या होता है उनको चलने में बहुत ही है ना आसानी होती है। समझ में आया ना। किस प्रकार होता है धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं, ठीक है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस ऐसे कुछ समुद्री जंतु हैं जो का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है, फिर भी वो क्या करते हैं ऑक्टोपस इस प्रकार से रचना है ना इस प्रकार का होता है। वे समुद्र गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेती है। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल भी होता है। किसमें ऑक्टोपस में मछली जैसा गलफरा होता है, गिल्स होता है, ठीक है। अब देखो डॉल्फिन एवं व्हेल मछली। ये डॉल्फिन मछली जो होता है ना ये स्तनधारी होते हैं और व्हेल मछली जो होता है लगभग जो होता है
30 हाथी के बराबर होते हैं। ठीक है, व्हेल मछली, ब्लू व्हेल, तो है ना। डॉल्फिन या व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं होते हैं, उसमें गलफड़ा नहीं होता, किसमें, डॉल्फिन में और व्हेल मछली में। ये सिर पर स्थित नासादौर अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। उनका जो सिर न, सिर मतलब ये, मतलब मान लीजिए इस प्रकार से, ये इसका क्या है, तो ये मुंह हो गया इसका, ठीक है। तो मुंह इसके ऊपर में यहाँ पर जो तो नास हल्का छिद्र होता है, उन्हीं द्वारा क्या कर ये लोग सांस लेते हैं। ये जब जल में लंबे समय तक बिना श्वसन लिए रह सकते हैं, तो वे समय समय पर समुद्र की सतह पर से बाहर आकर, है ना, श्वास द्वारा बाहर सांस लिया, फिर उसके अंदर में चला गया। ठीक है, इस प्रकार जो चलते रहते हैं। अब गंगा नदी पर ये डॉल्फिन मछली लगा हुआ, ठीक है, बहुत सारा मिलेगा आपको देखने के लिए। वे श्वसन द्वारा सबसे बुद्धिजीवी मछली कहलाता है डॉल्फिन, समझ में आया ना। स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं, समझ में आया, और वो क्या करते हैं, अंदर बाहर इस प्रकार से चलते रहते हैं। डॉल्फिन का इस रोचक क्रिया के द्वारा क्या होता है, बहुत ही मनमोहक होता है ना। इस प्रकार से ऊपर उठेंगे, समझ में है ना, इस प्रकार से ऊपर उठेंगे, इस प्रकार से डूब जाएंगे। यहाँ से उठा, सांस लिया, फिर यहाँ डूब जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डॉल्फिन का श्वसन करने की प्रक्रिया। अब तालाब एवं झील के बारे में हम लोग जानेंगे। तालाब क्या होता है, छोटा सा गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी भरा हुआ है तो वो तालाब कहलाता है। और झील क्या होता है, ये गड्ढा में कुछ पानी जमा होकर के सालों सालों भर रहता है। बहुत सारे पेड़, बहुत सारे जीव जंतु वहाँ आकर के अपने अनुकूलन के अनुसार से, है ना, पक्षी मछली वगैरह सब आते हैं यहाँ पर, तो वो क्या कहलाता है, झील कहलाते हैं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सजीव और आवास की विशेषता क्या होता है, गुण क्या होता है, आप देख ले हैं आपको। ठीक है, देखिए ये पानी है, क्या ये पानी है, क्या ये पानी भरा हुआ है। तो कुछ ऐसा पौधा है जो देखो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर में भरा हुआ, बस है ना, दिखा दे रहा आपको ना। तो ये क्या होता है, ये इन्हीं के लिए अनुकूलित है। इनको यदि आप सूखे में रखेंगे मर जाएंगे। अब देखिए जलकुंभी होता है ना, ये समझ में है ना, हमारे क्षेत्र में इसको घेगवा बोलता है। ठीक, आपका इस में क्या बोलता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से देखो समुद्र के, है ना, हल्का सा एक डब डाल देंगे ना, ये बढ़ते रहे। ठीक, और कुछ देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर में होते हुए जमीन से बाहर होकर के फूल का निर्माण कर लेते हैं, समझ में आया ना। तो आप समझते हैं कि अलग अलग पौधे अलग अलग अनुकूलित होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वो पाए जाते हैं, समझ में आया ना। चलिए अब देखो थोड़ा मेढक के बारे में जानेंगे। मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल पर, है ना, रह सकता है, दोनों क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए इसे उभयचर कहा है। क्या कहा, इसे उभयचर कहा जाता है, समझ में आया ना। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो विनम्र निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ में आया ना। क्योंकि किसी भी आप किताब खरीदते हैं ना, आप वहाँ पर लिखा NCERT बेस, क्योंकि आप देख रहे हैं नयन सर GK वाला 2.0 आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर, समझ में आया। तो ये जो NCERT में पढ़ा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आप किसी न किसी किताब आप उल्टाएंगे ना, वहाँ पर लिखा NCERT बेस्ड, जो मैं आपको अंडरलाइन करके पढ़ा रहा हूँ ना, वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिले। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, उनको नहीं पढ़ना है, हमें उन चीज़ों को पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, समझ में आया ना। चलिए, तो इस मेढक को क्या, मेढक को उभयचर बोला। उभयचर का मतलब ये होता है कि वो पानी में भी रह सकता है और सूखा में भी रह सकता है, समझ में आया ना। चलिए, हमारे आवास के जीव, तो हमारे आवास के अलग अलग आवासों में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। कीट पतंगे, सांप, चूहा, समझ में है ना, सर्पिली लता, छोटे जंतु, जीव जंतु, सर्प, सब तरह का जीव जंतु रहते हैं यहाँ पे, है ना, पाए जाते हैं। अब चलो श्वसन, जितने भी सारे जीव जंतु होते हैं ना, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेने की, है ना, श्वास लेने की प्रक्रिया को, है ना, एक प्रकार का हिस्सा है जो जीव जंतु क्या करते हैं, सांस लेने
और छोड़ने, ये लेने की और ये छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसी को श्वसन करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, समझ में आया ना, तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक। जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, समझ में आया ना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो हम लोगों के द्वारा जितने भी सारे जंतु होते हैं उनके द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो होती है वो पेड़ पौधे अपने श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं, समझ में आया ना। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली कुछ ऐसे जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। गाय में भी, भैंस में, कुत्ता में भी, समझ में आया ना। इनमें से किसी भी जंतुओं का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए, समझ में ना, और जानिए उनके बारे में, ठीक है, वो किस प्रकार से वो सांस लेते हैं। अब देखो, श्वसन लेने के लिए कुछ जंतुओं का अलग अलग तरह होता है ना। गैसों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया तरीका ना भिन्न भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है ना। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। किसके द्वारा? पूरे बॉडी का त्वचा होता है उनके द्वारा सांस लेता है, हमने, है ना, समझ में ना। मछली गिल्स गलफड़ा द्वारा सांस, जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु को अवशोषित कर लेता है, समझ में ना, श्वसन के द्वारा, गलफड़ा के द्वारा, समझ में ना। पौधे श्वसन, जड़ के पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा ही होती है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है, समझ में ना। तो पौधे का जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा होता है दोस्तों, समझ में ना। इसको आपको समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, छोटा छोटा छेद होता है जिसको एस्टोमाटा बोलते हैं, समझ में ना। और ये एस्टोमाटा द्वारा, है ना, वाष्पोत्सर्जन भी की क्रिया भी करते हैं और वायुमंडल से क्या करते हैं, CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वो श्वसन की क्रिया करके, है ना, सांस में लेती है और ऑक्सीजन क्या करते वायुमंडल में छोड़ देती है, समझ में है ना। चलिए अब तो समझते हैं, ऑक्सीजन जोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है, समझ में आया ना। ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। जब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ही अधिक मात्रा में वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं और बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। पौधे के सूर्य प्रकाश की, है ना, अनुक्रिया, है ना, आपको ये पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। आप वीडियो के नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वीडियो के प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको, है ना, समझाया गया है, तो वहाँ आप अच्छी तरह से देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए, कुछ पौधे, है ना, कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, है ना। कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद, है ना, बंद हो जाते हैं। ये छुई मुई, है ना, गुल मेहंदी से वो छुई मुई गुल मेहंदी बोला जाता है कि पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुकूलन क्रिया का उदाहरण होता है, समझ में आया ना। छुई मुई देखे होंगे आप, छुएंगे उसको ना वो तुरंत मुरझा जाएंगे। एक कमरे खिड़की पर इससे आप धूप दे सकते हैं, वहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, समझ में ना, ऊपर में, तो इससे आप समझ सकते हैं पौधे के, है ना, प्रकाश के अनुकूलन, मतलब जिधर प्रकाश जाएंगे आपका पौधे का पत्ता जो है उधर उधर मुड़ता जाएगा। सूर्य इस प्रकार से है तो उधर मुड़ेगा, पूरब की ओर है तो पूरब की ओर, पश्चिम को जाएगा तो पश्चिम को जाएगा। मतलब जैसे जैसे सूर्यास्त होगा उसी प्रकार से कुछ पौधों के क्या पत्ते भी उसी ओर क्या करते हैं, है ना, दिखाई देंगे आपको। सजीव में उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है क्या होता है कि हमारे शरीर से विभिन्न भोजन के बाद पचे हुए भोजन के शेष भाग क्या होता है, समझिए इस चीज़ को, वे इसे अपशिष्ट रूप से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन सजीव द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन को प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर से मल मूत्र खकार नटा, है ना, इतना भी सारा चीज़ गंदगी जो होते हैं वो बाहर जो निकलते हैं, पसीना भी निकलते हैं, तो वो उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। पौधे में कई हानि, है ना, अपशिष्ट पदार्थों का, है ना, निष्कासन के रूप में होते जो उससे क्या करते हैं कि उसे बचाते हैं, ठीक। अब थोड़ा समझते हैं कि प्रजनन क्या होता है। तो जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है ना, अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एक आलू मैंने जमीन पर
रोप दिया, ठीक है, डाल दिया, उनका इस तरह हो गया है ना। इसके बाद इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, समझ में है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्रजनन हो गया। आलू की सुषुप्त कलिकाओं का है ना उगता हुआ पौधा जो कितना स्पीड से उठ रहा है, समझ में ना, तो प्रजनन कहलाएगा। तो ये एक कुत्ता है, इनका 3-4 बच्चा है दिखाई दे रहा है, एक बिल्ली है, इनका 2 बच्चा दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या कैसे संभव हुआ बताओ तो, प्रजनन के द्वारा ये सब क्या बोलो तो ये संभव हो पाया है, समझ में है ना। तो प्रजनन भी आपको समझ में आ गया होगा। गाय है, इनका बछड़ा है ना। पौधे के भी प्रजनन करते हैं, ठीक है, जंतु की तरह पौधे भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होता है, समझ में है ना। पर परागण, स्वपरागण, सॉरी, हाँ, लैंगिक जनन होता है और लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन होते हैं। पौधों में है ना बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, पौधे के बीज द्वारा उत्पादित करते हैं ना, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे का उगाते हैं, समझे ना। मतलब ये हो गया, आप ये देखो इस बीज के द्वारा अंकुरित हुआ, दिखा जा ना। तो जहाँ पर पौधे अंकुर थे ये मूलांकुर हो गया, क्या हो गया, मूलांकुर। मतलब ये हो गया पौधे का जो जड़ वाला भाग होता है उससे बीज है, बीज ना, बिया, बीज से क्या होता है कि पहले जड़ का निर्माण, जड़ गया तो उससे मूलांकुर से जड़ निकलता है, और उसके बाद आप ये दिखा ये परांकुर, तो परांकुर से क्या निकलता, बोलो तना निकलता है, मूलांकुर से जड़ और परांकुर से तना। तो पौधे के कुछ पौधे क्या होता है, बीज द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। सबको दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया होगा। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां क्या होती बोलो तो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अब देखो सजीवों का लक्षण किस है ना, सजीव अगर जो होगा उसमें श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करेगी, प्रजनन करेंगे, गति करेंगे एवं अंत में वृद्धि करेगी, और सबसे अंतिम रूप में क्या होगा बोलो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सजीवों का लक्षण होता है, समझ में आया दोस्तों। तो ये सजीव के 5-6 लक्षण होगा, इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग सब इस चीज़ को समझते हैं है ना कि लक्षण क्या कौन सा चीज़ होता है। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर कि सजीव क्या होता है ना, तो जीवन क्या होता है। तो सजीव के अंदर में एक है ना, मतलब ये क्या हो गया, ये समझिए, ये जन्म हो गया, क्या हो गया, जन्म और मृत्यु, समझना दोस्तों, ये जन्म है और मृत्यु है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल होता है, क्या होता है, ये जन्म हो गया और ये मृत्यु हो गया, समझना दोस्तों। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ, जन्म और ये मृत्यु, जन्म ये मतलब ये जीवन क्या होता है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो है ना काल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं, समझ में आया ना। जन्म होने का प्रमाण है या नहीं है पता नहीं, समझ में आया ना, लेकिन मृत्यु का प्रमाण होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जिस भी जीव जंतु का जन्म होगा वो मृत्यु होगा ही, है ना। ये सबसे पहला और ये आखिरी सच होता है मृत्यु। दुनिया का हर एक सच झूठ हो सकता है, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे झूठलाया नहीं जा सकता है। ये हमारे जीवन का पहला और है ना, पहला और ये आखिरी, पहला और ना ये पहला और आखिरी सत्य होता है, कौन, मृत्यु, समझ में है ना। इस चीज़ को समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि आखिर जीवन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में उत्तर देना बहुत ही सरल हो सकता है, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले है ना विभिन्न प्रकार के जीवन विविधता पाए, उन्हें देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन बहुत ही सुंदर है ना। हमें अपने जीवन पर घमंड बहुत ज़्यादा था, समझ में आया ना, हमें अपने जीवन के घमंड पर बहुत ही है ना ज़्यादा था, लेकिन जब दूसरे का जीवन देखा तो अपने जीवन पर हमें सारा घमंड चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ में आया ना। तो ये क्या होता है, ये जीवन सुंदर है, लेकिन कब, जब आपका स्वभाव अच्छा हो, आपका जीवन में खुशहाली हो, समझ में आया ना, तभी आपको लगेगा ये जीवन बहुत ही सुंदर है। तब जब आपके आस पड़ोस का क्षेत्र आपसे है ना मिला घुला मिला हुआ हो, समझ में आया ना, तो ये क्या कहला, जीवन बहुत ही सुंदर होता है। तो ये था दोस्तों क्लास 6 की साइंस का अध्याय नंबर 9 NCERT विज्ञान का।
तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे विनम्र निवेदन है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।